सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम नाजरीन देख रहे हैं कि मुल्की सियासत दिनों में नहीं बल्कि लम्हों में नया मोड़ इख्तियार कर रही है। अवाम और शायद खुद सियासी जमातें भी इसी कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं कि आखिर किसका इत्तेहाद किस जमात से होने जा रहा है और हुकूमत कौन बनाएगा। एक जानिब पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सपोर्ट करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया, दूसरी जानिब आज PTI की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब का नाम सामने आ गया है। यही नहीं, असद कैसर को सियासी जमातों से राब्ते का टास्क भी सौंप दिया गया। इस सिलसिले में आज PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें भी हमने देखी कि गर्दिश करती रही, लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर तमाम अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि PP नून लीग और MQM के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़राए आला के नाम भी सामने रख दिए, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का नाम भी। तो खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम से पहला राब्ता टेलीफोनिक राब्ता असद कैसर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से हुआ। PTI का 5 रुकनी वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करेगा। इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि किन जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करके इसको फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस सवाल के साथ मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। तारुफ करवा देती हूँ, आज हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। लाहौर से हमें असद निज़ामी ज्वाइन करेंगे। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से हमें ज्वाइन करें। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं, एहतशाम साहब से मैं आगाज़ करूँगी। एहतशाम साहब, अभी ये खबरें क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए हैं, मेल मुलाकातें भी जा रही हैं, क्या होने जा रहा है, किस जमात से फ़ायदा हो सकता है तहरीक इंसाफ को बात करने का? देखिए आमना, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे उसको इस लिहाज से तो पज़ीराई बहुत मिल रही है कि जिस तरह मीडिया देख लें और जिस अंदाज से उन्होंने अपना केस आगे लेके गए हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा तो हो सकता है। जो कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली अपने ट्रिब्यूनल में जाएंगे, जब उन केसेस लेके जाएंगे और अल्टीमेटली फिर अदालतों में मामला जाएगा तो वहाँ उनको बहुत रिलीफ मिल सकता है। जिस तरह से अभी ओन चौधरी का फ़ैसला रिवर्स किया, इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, ये बहुत सलमान के मुकाबले में, सलमान साहब के मामले में, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल के सामने आ रही हैं। दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे इस्लामाबाद में देखी गई हैं। एक तो जिस तरीके से अभी तक इनकन्क्लूसिव है जो बातचीत हो रही है PMLN की और PMN नून की, PMLN और पीपल्स पार्टी की, उसमें अभी तक देख लें जरदारी साहब परसों तक कह रहे थे कि कोई वजारतें लेनी है। आज की लेटेस्ट खबरें यही हैं कि वो शायद इस पर तैयार हो गए हैं वजारतें लेने के लिए और ये उनकी दोनों साइड की कमेटियाँ फैसला करेंगी। लेकिन एक उनकी बहुत बड़ी शर्त अभी ये भी आ गई कि जो वजारतें आप फेडरल गवर्नमेंट में लेंगे, यानी नून लीग लेगी, उनकी चेयरमैनशिप जो पार्लिमानी कमेटियों की है ना, वो हम लेंगे। तो वो एक अच्छा खासा टफ टाइम देना चाहते हैं। दूसरी तरफ PTI के लिए जो मुश्किलात हैं, अभी आप देख लें जिस तरीके से अभी एक नाम आ गया उनका उमर अयूब साहब का, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है कि हार्ड लाइनर नहीं है और एक कहा जा सकता है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना वो खोल सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और अच्छा फैसला है, मियां असलम साहब भी मीडियाकर और इस सेंस में कि कम से कम वो हार्ड लाइनर नहीं है जो पंजाब में उनको CM के लिए नामजद किया गया। लेकिन एक अहमियत वाली बात आमना यह है कि एक तरफ फैसला किया गया जी तहरीक चलाई जाएगी और दूसरी तरफ फैसला किया गया कि रीच आउट करना है उन्होंने मौलाना फजल रहमान को, जिसके लिए आज उनकी मुलाकात हो रही है। अभी देखें, ये छोटी पार्टियों से मुलाकात का तो शायद न्यूज़ सेंस वैल्यू तो हो सकती है कि आप उनको ले आएँ सड़कों पे कि आ जाए हमारे साथ, क्योंकि उनके भी ग्राउंड्स और उनकी भी जिसको कहना चाहिए कंसर्न्स हैं इलेक्शन के बारे में। लेकिन पार्लियामेंट में को कोई फायदा नहीं हो सकता। ये आपने नामजदगी तो कर दी है उनकी, पार्लियामेंट उमर अयूब की भी, बाकी लोगों की भी होती है नहीं होती। हाँ। एक चीज़ और आमना देखें, अभी ये सारे सिनेरियो को इस तरह देखा जा रहा है कि हाँ देखिए जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट चीज़ों को देख रही है, वहाँ से तो खबरें यही आ रही हैं कि अल्टीमेटली पावर शेयरिंग फार्मूला जो डे 1 से डिस्कस हुआ था या तय हुआ था टेंटेटिव, उस पर अमल होगा। लेकिन अब क्योंकि नई चीज़ है PTI का एहतजाज और फजल रहमान का मिलना, हम देख रहे हैं कि एहतजाज चल रहा है PMLN पीपल्स पार्टी में। एक जाने मौलाना फजल रहमान नाराज हैं, ग्रीन सिग्नल उन्होंने कल PTI से बात करने का दिया है और आज हम देख रहे हैं इस सिलसिले में जो डेवलपमेंट हुई है। लगारी साहब, ये इत्तेहाद बनेगा और अगर होता है तो क्या ये फ़ायदा देगा PTI को? ये फ़ायदा तो यकीनन दोनों जमातों को हो सकता है और दोनों जमातों को शायद नुकसान भी हो सकता है। बात यह है कि अब आज दो चीज़ें ज़्यादा सामने आई हैं। एक तो ये है कि दो रुझानात चले हैं PTI की तरफ से, एक जो है असद कैसर साहब का
और दूसरा जो है वो गौहर खान साहब का। दोनों के बिल्कुल लैंग्वेज भी और दोनों का अंदाज भी बहुत मुख्तलिफ था। जो कुछ कैसर साहब ने कहा, असद कैसर साहब ने कहा, वो तो ये कहते कि उन्हें पीटीआई के बानी ने टास्क दिया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेजमेंट करें और उनके साथ गुफ्तगू करें, और उन्होंने कुछ जमातों के नाम भी लिए, और उन जमातों में अगरचे JUI का नाम नहीं था, मगर वो JUI के साथ भी न सिर्फ ये कि पहले मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उन्होंने तय भी कर लिया है और आज शेड्यूल्ड है उनकी मुलाकात होना। और मेरा ख्याल ये है कि वो सोच रहे हैं कि पंजाब में वो ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर उन्हें कोई इलेक्शन के नताइज से इख्तलाफ है तो शायद वहाँ भी करें, लेकिन पंजाब में वो मैदान सजाएँगे और सिंध जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले करेंगे कि जनाब सिंध में वो एहतजाज को लीड करें। तो ये होगी सूरत हाल। तो गौहर खान और असद कैसर दो अलग अलग पेजेस पर नज़र आ रहे हैं। एक मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और जो इक़्तिदार में जा रही हैं पार्टियां उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन असद कैसर साहब ने कहा कि दो पार्टियों के नाम लिए कि ANP और जमात इस्लामी और दीगर जमातों के साथ राब्तों के लिए कहा है। तो दीगर का मालूम नहीं है कि दीगर कौन कौन हैं, इसके बाद तो ज़ाहिर चीज़ें और खुलेंगी। बहरहाल PTI एक अपने तौर पर एक कार्ड खेल रही है। इस सारी सूरत हाल में असल मसला ये है कि वफाक का क्या बनेगा। हमें तशवीश और किसी चीज़ की नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि पेशावर ढाका बनने जा रहा है, हमें इन बातों से तशवीश हो रही है, इन बातों से हमें परेशानी भी हो रही है। और चूँकि मेरे सामने ढाका फाल हुआ है और मैंने सब कुछ ये देखा हुआ है, और उस दौर में मैं ज़िंदा था और मैं उसमें था, बाकायदा एक ज़िंदगी का शुरुआत हो चुकी थी जब मेरे सामने ये ढाका का फाल हुआ है। तो मेरे लिए ये तकलीफ़ दे सूरत हाल है कि अगर पेशावर को ढाका कहा जाता है तो मेरे लिए नाकाबिल कबूल सूरत हाल हो। बिल्कुल ठीक है। असद निज़ामी साहब, PTI अब रेडी हो गई है, उसने अपनी विलिंगनेस शो करवाई है। इज़ इट अ गुड जेस्चर कि वो दीगर पार्टीज़ जैसे मौलाना साहब के बारे में बानी PTI का जो स्टांस रहा है, तो ये जेस्चर के तौर पे तो अगर देखा जाए और सारी सिचुएशन को गिवन द सर्कमस्टांसेस, उसमें तो एक अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन उनके एक बयानी को हिट नहीं करेगा क्या? ये आगे चल के फ़ायदा देगा ये इत्तेहाद? देखिए जी, अगर तो पहले बात कर लें तहरीक इंसाफ के बयानी के ऊपर, तो एक बड़ी सख्त मिसकंसेप्शन है कि बड़े रिजिड हैं PTI वाले, और बड़ी उनके अंदर एक लचक ना दिखाने वाली एक पॉलिसी है माजी में भी कि हम नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, हम JUI के साथ नहीं बैठेंगे। तो चलें, ये तो उन्होंने थोड़ा सा दिखा दिया कि हम JUI के साथ बैठने को तैयार हैं। ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही थी एक दो दिनों से कि जी पीपल्स पार्टी के साथ भी जी। लेकिन उसके साथ साथ मैं चले मौलाना साहब की हद तक तो ठीक है कि उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। मैं ज़रा आना चाह रहा था, अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? वो ऑप्शन तो यही हो सकती है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे एक अच्छी पोजीशन में है जिसके अंदर से कोई चीज़ बन सकती है PTI के बीच में, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इनकार कर दिया क्योंकि और उस चीज़ का टाइम भी ख़त्म हो गया। अब मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा भी नहीं था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म की बात की जाए। उसके अलावा अगर आप देखें आपके उनका स्टांस किस किस्म का है PTI का, तो थोड़ा सा उनके अंदर एक विजन नज़र आ रही है कि जी आगे हमने करना क्या है। जैसे आज के दिन ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बैरिस्टर गोहर की और शेर अफजल मरवत साहब भी थे, तो उन्होंने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया कि हफ्ते के रोज़ जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जी, हफ्ते के दिन पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो ये सारी बातें जो है इस तरफ ही जा रही हैं कि हमें माजी की PTI जो है उसी का एक अक्स नज़र आ रहा है कि वो ये एक तो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं कि जी हमारे साथ गलत हुआ है मैंडेट की हद तक। वो डेफिनेटली हमने जिस किस्म की चीज़ें देखी इलेक्शन डे पर, उसके बाद ये सवाल पैदा होते हैं और उनका किसी किस्म का जवाब आना चाहिए, लेकिन जवाब जो है वो फिर ECP की हद तक आना चाहिए। जैसे आना शुरू भी हो गए हैं और मैं तो ECP की स्पीड जो है उससे बड़ा इंप्रेस हूँ। मुझे तो लगा था मामला बड़े टाइम लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। जैसे मानसेरा वाला फैसला भी उन्होंने दे दिया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। तो आगे जाके PTI को थोड़ा इस तरह सोचना पड़ेगा कि इसको स्ट्रेटिजिकली कैसे खेलना है और पार्टी के अंदर शामिल होकर अपोजिशन के अंदर बैठना है और अपोजिशन कैसे करनी है। जो भी गवर्नमेंट इस वक्त आ रही है और जो भी हुकूमत बना रहे हैं और उसके अंदर आगे जाके अगले 6 महीने जो है इतने मुश्किल हैं उनके लिए, तो उसके अंदर एक तगड़ी अपोजिशन ऑन इट्स ओन भी वो बन सकती है। तो मेरे ख्याल में वो कोई हो ना हो साथ, उस चीज़ से इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चलें ठीक है, ये शायद एक प्रीक्वल है आगे जाने वाले दिनों में के लिए कि जी हम JUI की तरफ थोड़े से अगर हैं तो हम पीपल्स पार्टी की तरफ भी हो सकते हैं। ठीक है शाह साहब, ये जिन पार्टी से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करने का सोच रही है, जिनसे राब्ते किए जा रहे हैं,
ये क्या राह हमवार कर सकते हैं विफाक में भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, हुकूमत साजी के लिए? जी ज़ाहिर शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है। सर अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से जो तहरीक इंसाफ ने शायद पहली दफा कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात शो की है, और जिस तरीके से उन्होंने टास्क दिया है असद कैसर को कि वो बातचीत करें, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी शुरुआत लगती है मुझे। और इस दफा मेरे ख्याल में कई बड़ा टेक्टफुली और हम कह सकते हैं क्लेवरली जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें देखें, JUIF हमेशा से शायद टारगेट पे रही है तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ JUIF के टारगेट पे। अगर इतनी इख्तिलाफात के बावजूद वो JUIF से बात कर सकते हैं तो पीपल्स पार्टी और बाकियों से भी कर सकते हैं। जहां तक देखिए पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो था, मेरे ख्याल में उस वक्त PPP, PMLN वो जमातें थी जो कि PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, और यही एक शायद उस वक्त इलेक्शन का एक मोमेंटम भी बना। अब जीतने के बाद तमाम जो पार्टी है वो आपस में मिलकर अगर हुकूमत बना रही है तो तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली वो बैठेगी जाके अपोजिशन के अंदर। अब उसको अपनी अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो मेरे ख्याल में PTI के नैरेटिव से बड़ी हद तक मिलती जुलती है। बिल्कुल ANP ने इनकार कि वो साथ नहीं जा सकते, ना तो वो एहतजाज करेंगे, ना वो अपोजिशन में शायद उनके पास कोई इतनी सीटें भी नहीं है कि अगर बैठे या ना बैठे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक अगर तहरीक इंसाफ इस बात पर राजी हुई है कि कुछ जमातों के साथ बातचीत कर रही है, और उसमें JUIF शायद उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज्यादातर पिछले इलेक्शन के अंदर भी JUIF ने उनको कॉन्टेस्ट किया और JUIF रनर्स अप रहे। इस दफा भी आप देखें तहरीक इंसाफ के जो एफिलिएटेड कैंडिडेट है उन्होंने सबको हराया बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम के, और 7 तकरीबन उनके लोग फिर भी जीते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें एक स्पेस देनी चाहिए। दूसरा, जो लगारी साहब की बात की ना कि शायद पेशावर ढाका बनने जा रहा है, और या इसके अलावा जो स्टेटमेंट दी जा रही है, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट और धुआंधार तकरीरें करना अलग बात है, लेकिन इस बात को बड़ा अहमियत देनी चाहिए कि इस किस्म की बातें करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। दूसरा देखें, खैबर और छोटे सूबों का कंसर्न इसलिए भी है कि हमेशा जब PMLN की हुकूमत आई है और पंजाब में उनकी हुकूमत रही है तो सूबे को जरूर टारगेट किया गया है। आप उसे नेट हाइडर प्रॉफिट के हिसाब से देखें, आप उसको डिविजिबल पूल में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हिस्से को देखें, तो हमेशा ये गिला रहा है कि पंजाब एक बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई के साथ जो है वो इम्पार्शल जो है ना वो सलूक नहीं रखता रहा। तो ये एक कंसर्न जरूर है। बाकी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामानी सियासत करने वाली कोई पार्टी जो है ना वो इस बात पे फोकस रहेगी कि वो शायद अलग सूबा बनाना चाहते हैं या वो ढाका लाइक जो है सिचुएशन बनाना चाहते हैं। ये कब वक्त बातें और इतनी हाई एग्जेजरेशन के ऊपर शायद मेरे ख्याल में हमें सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। ठीक है शाह साहब, आपका नुक्ता भी इस हवाले से आ गया। हमारे पैनलिस्ट की राय आ चुकी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवाबित जारी हैं उस हवाले से, और जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान को नवाज दो के इंतखाबी नारे से इलेक्शन लड़ने वाली PMLN ने यू टर्न लेते हुए अपना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बदल दिया है, शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने अपना सियासी रास्ता अलग करने का ऐलान किया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि नून लीग की वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बदलने की वजह क्या बनी, और लीगी कायद नवाज शरीफ पस मंज़र में रहकर हुकूमत और सियासत में क्या किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने भी ये बात की है कि वो सियासत से अलग नहीं हो रहे, वो उनका किरदार जारी रहेगा, यानी उनके ज़ेर साया ये मामला चलते रहेंगे। ये सवाल हमारे सामने है। इस सवाल का जवाब चूँकि हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस हवाले से ख़बर हमारे तकरीबन तमाम ही पैनलिस्ट दे चुके थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फेवरेट इस वक्त उम्मीदवार हैं। एहतशाम साहब की जानिब सबसे पहले बढ़ूँगी। एहतशाम साहब, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का रोल कहाँ गया? वो जो नवाज दो, मुल्क को नवाज दो, या जो हमारे मुल्क की मसाइल थे उनसे तो नवाज शरीफ साहब ने आके निकालना था, वो कैसे गए? अब देखें, हम ना इस हवाले से तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, और एक जो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आया नवाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ करमानी साहब का, उनको अगर देखें तो वो तो कहते हैं कि जी ये तो मियाँ साहब के साथ बहुत ज़्यादती की गई है, और जिस तरीके से उनको साइड लाइन किया गया है ये कह लेंगे कि किसी तरह ठीक नहीं है, और ये उनको वहाँ से बुला के
उनको इस्तेमाल करके वोट बैंक तो कहते हैं शहबाज शरीफ का तो नहीं है, नवाज शरीफ साहब का है। जिस तरह जलसों में लेके गए, जिस तरह उनके बारे में आपने 2 दिन पहले बड़ी बड़ी बैनर हेडलाइन ख़बरें तो नहीं थी, एडवर्टीज़मेंट दी कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब ही होंगे और नवाज़ को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो के नारे थे, वो कहते हैं कहाँ चले गए। देखिए जो बात बिगड़ी है ना, पहली तो बात है कि जो ओपनली बात हुई आमना, जब आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब से पहले दिन ही पूछा गया इलेक्शन के वक्त, जब वो वोट करने आ रहे थे, बल्कि ओन चौधरी को वोट करने जा रहे थे, सवाल पूछा गया कि जी आप लग रहा है कि आप मखलूत हुकूमत में जाएंगे, तो एक झुंझलाहट सुनने का नाम ही ना लें मखलूत हुकूमत का। एक तो यह है कि वो बड़ा आखिरी दिनों में उनको अंदाज़ा हो गया था, जो मुझे लगता है कि मैं तो ये कहूँगा उनके साथ हाथ हुआ, जो उनसे वादे वही लंदन में किए गए उसके बरखिलाफ़ कुछ हुआ। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं आमना कि शहबाज शरीफ साहब बड़े खामोश ऑपरेटर हैं। आपको याद है ना, वो कहा करते थे कि जी मैं तो पिछले 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ, और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो आजकल उनके साथ जो काम कर रहे हैं। अयाज सादिक साहब बड़े करीब हैं और ख्वाजा आसिफ बड़े करीब हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ जो लोग थे उनमें मरियम नवाज़ और इसहाक डार और फिर खुर्रम दस्तगीर जो हार गए और राना सनाउल्ला वो पार्टी थी। तो इस स्टेज पे नवाज शरीफ साहब को ये समझ आ गई बात जो आप सवाल पूछ रही हैं कि अब मैं क्या करूँगा। अभी देखें ना, अभी तक झगड़ा नहीं ख़त्म हो रहा, 2 बड़ी पार्टियाँ लेन देन में फंसी हुई हैं। उस दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल दे दी है PTI ने। तो इन हालात में तो उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इनकी हुकूमत नहीं बन पा रही, तो मैं बीच में कूदूँगा तो क्या होगा। तो फॉर द टाइम बीइंग तो आमना उनको लगता है कि आफियत इसी में कि मैं पीछे हट दूँ, बल्कि पीछे हटने को तो नाम दिया गया कि जी शायद वो लंदन चले जाएंगे, शायद वो सियासत से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सॉरी करके बातें वापस ली गई। लेकिन एक बात तय है कि वो उनको लग रहा है, बावजूद इस बात के कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आए थे, बयानात उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ बंद कर दी थी, लेकिन अब जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि जी आइंदा जब 5 साल के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए और माजी वाला ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें ये एहसास था कि शायद हमारे इख्तलाफात होंगे, और ये बात इसको ऊपर करने में आमना इसहाक डार साहब का बड़ा रोल है, क्योंकि इसहाक डार साहब ने देखा कि जब से SIFC बनी थी उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर भी पूरी कोशिश की थी कि इसको अपने अंडर ले आएँ, और फिर उन्होंने IMF के साथ जो तल्लुकात बिगाड़े थे उससे इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ थी। तो वो एक लाइन दे रहे थे नवाज शरीफ साहब को कि जी आप भी एक सख्त रवैया लेके चले, जो लगता है कि जी मौजूदा हालात में बना नहीं और कोरा नाम निकला है शहबाज शरीफ साहब के। अब एक बात पे तो खुश हैं कि उनके बेटी का एक सियासी कैरियर बनने जा रहा है, वो ठीक है, वो 12 करोड़ का सूबा, वो जो जिस तरह से चाह रहे थे मरीम नवाज साहिबा को CM स्लॉट के लिए, तो वो दिखाई भी दे रहा है मामला। लगारी साहब, तो अगर नवाज शरीफ साहब को ये नज़र आ रहा था कि आगे जाके मामला उनके बिगड़ सकते हैं, तो फिर उन्होंने विक्ट्री स्पीच देने की ज़रूरत क्या थी, फिर उसके बाद खामोश? नहीं, विक्ट्री स्पीच देने की में वैसे भी बहुत जल्दबाजी करते हैं। उन्होंने 2013 में भी यही किया था कि उन्होंने विक्ट्री स्पीच उस वक्त कर दी थी जब अभी रिजल्ट आना शुरू हुए, तो वो हम देख रहे थे और हम एक चैनल में हम लोग लाइव बैठे हुए थे जब विक्ट्री स्पीच, तो हम खुद हैरान थे कि ये कौन सा वक्त है विक्ट्री स्पीच का। और इस मरतबा भी जब हम रिज़ल्ट देख रहे थे कि भाई अभी तो चंद ही रिज़ल्ट आए हैं, और जिस वक्त उन्होंने स्पीच दी उस वक्त नहीं, हम तो सुबह तक बैठे रहे, सुबह तक भी 15-20 हल्के भी अभी तक पूरे फाइनल नहीं हुए थे, और वो उस वक्त तक तो उनको विक्ट्री स्पीच दिए हुए भी बहुत वक्त हो चुका था। बिल्कुल। तो वो उन्होंने ये अपनी रिवायत को बरकरार रखा कि विक्ट्री स्पीच देनी है। लेकिन जो हालात बढ़ रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनके सामने अपोजिशन के तौर पर वो अपोजिशन नहीं होगी जो जिसने मैदान छोड़ दिया था 2022 में और वो घरों को चले गए थे। अब ये अपोजिशन जो है वो मौजूद होगी और ऐवान के अंदर होगी, और अगर इसकी अददी अक्सरियत बढ़ती है, हमें नहीं मालूम कि ये कब तक जाकर रुकेगा जो शुरू हुआ है सिलसिला लोगों के ऐलानात दोबारा होने का। ये अच्छा हुआ सलमान अकरम राजा आ गए, एक बड़े मंझे हुए वकील के तौर पर उनका आना जो है वो होगा। और ओन चौधरी साहब की कामयाबी का मुझे तो नहीं समझ में आया कि ऐलान कैसे हो गया था कि अगर इतना 30,000-35,000 वोटों में बहुत मेजर डिफरेंस था जी, बहुत बड़ा डिफरेंस था, तो ऐलान कैसे हो गया था। फिर इस ऐलान पर तो और शकूक पैदा होंगे कि जनाब ये अच्छा सारे इलेक्शन इसी तरह मैनिपुलेट किए गए हैं या इसी तरह बनाए गए हैं, तो लोगों का तो ज़ाहिर शक जाएगा उस तरफ को। तो लेकिन इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन पॉलिसी नवाज शरीफ साहब की चलेगी? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने यही करना था। उन्होंने जब कहा था कि मुझे मैंडेट पूरा चाहिए, क्या मतलब है कम से कम यार इतना तो होना चाहिए कि मुझे हुकूमत बनाने में सहूलत हो और मेरी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर मुझे आना चाहिए। वो नहीं आए। जब वो नहीं आए हैं तो अब उनके वज़ीर आज़म बनने का क्या वो होगा, और क्या वो आसिफ अली जरदारी के साथ तो शायद कुछ देर बैठे, लेकिन बिलावल भुट्टो के जरदारी के साथ बैठे जिनकी 30 तकरीरें जो हैं वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं और
सारी अभी तक चल रही हैं, लोग सुन रहे हैं बार बार, तो उनका क्या होगा? इसलिए कि वो उनको डील तो ज़ाहिर है उनके बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ करना पड़ेगा। इतने हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल बर्दाश्ता भी कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें दिखाई दे रहे हैं, कारकुनान दिखाई दे रहे हैं जो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब भी हैं कि हम आपके बयानियों को उस तरह से आगे लेके जा नहीं सके, हम शर्मिंदा हैं। तो क्या ज़रूरत थी फिर, अगर ऐसा ही था मामला, तो शहबाज शरीफ साहब को फिर आगे करने का मकसद और उसके बाद सियासत में इनका किरदार भी रहेगा, किस तरह से मामला लेकर चलेंगे ये? जी देखिए, वो मियां नवाज शरीफ साहब का तो स्टांस बड़ा क्लियर था शुरू से ही, और वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर किया था इलेक्शन से कुछ दिन पहले कि अगर तो हमें पूरा मैंडेट हमारे पास आ गया और हमें मिल गया तो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर तो पूरा मैंडेट नहीं मिला जैसे कि हुआ तो फिर वो शायद ना बने प्राइम मिनिस्टर। तो चले वो बात तो उस पर तो कायम रहे। असल में प्लान जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, और प्लान में बिल्कुल भी किसी तंज और उस तरह नहीं कह रहा। असल में हर जो सियासी पार्टी होती है जब इलेक्शन लड़ती है और उनको उम्मीद होती है कि वो जीतेंगे, तो उसके बाद उन्होंने बनाया होता है कि यार आप ये ओहदा ले लेंगे, वो फलाना वो ओहदा ले लेंगे। तो उन्होंने यही सोचा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टरशिप लेंगे पंजाब की, और मरीम नवाज साहिबा को किसी अहम पोर्टफोलियो को दिया जाएगा उनको मरकज़ में। तो वो तो नहीं हुआ। तो उसके बाद ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड थी, और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तो देखा कि चले मैं प्राइम मिनिस्टर के रोल में उस तरह से अगर आ भी जाऊं तो आई विल ऑलवेज बी लुकिंग बिहाइंड माई शोल्डर के जी मैं पीपल्स पार्टी ने हालांकि ये कहा कि हमको अहम पोर्टफोलियो नहीं लेते, लेकिन ज़ाहिर उनकी सीटों की वजह से वो बना रहे हैं गवर्नमेंट वहाँ पे। सो उन्होंने कहा उसके बदले में चीफ मिनिस्टरशिप तो मैं मरीम नवाज का कराता जाऊँ। सो वो उन्होंने करवा ली, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फॉर द सेकंड टाइम। अच्छा, उसके अंदर थोड़ा सा ये भी है कि पहले हमने जब पीडीएम शुरू हुई थी तो उसके अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और इत्तेहाद थी तमाम पार्टियों की, पीपल्स पार्टी समेत, तो हमें ये खबरें भी मिली थी और हमने देखा भी था कि मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन से जो भी पैगाम आता था उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं होती थी। सो अब ये उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि एज चेयरपर्सन ऑफ PMLN या जो भी उनके पास अब ओहदा है वो उसके अंदर कितने कोई होते हैं इन्फ्लुएंशियल अपने भाई के ऊपर कि अब वो अपनी बात मनवा सकें। या तो मसला ये था कि पहले दूरियां बहुत थी कि वो लंदन में थे और यहाँ पे सारा मसले चल रहे थे, अब शायद वो यहाँ रह जाएं थोड़ी देर के लिए। ये भी हमने खबरें सुनी है कि नहीं जी उनका मूड शायद अभी कुछ देर यहाँ पे मामला तय हो जाए, सेटल हो जाए, फिर उनका लंदन रवाना होने का प्रोग्राम और वहीं से वो पार्टी को चलाएंगे। सो दोनों सूरत हाल में मेरे ख्याल में उनके जो बिल्कुल असद हमें एक ब्रेक की जाने जाने का कहा जा रहा है। जिस तरह सिचुएशन देख रहे हैं जो पीडीएम की जानिब इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए शायद सूटेबल ऑप्शन भी शहबाज शरीफ साहब ही हों, इसलिए शायद ये फैसला भी किया गया है। मियां साहब शायद उस तरह से लीड नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो शाह साहब से इसका टेक लेंगे इस हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का सियासत में किरदार भी रहेगा और हुकूमत में भी उनका किरदार रहेगा, तो क्या मुमकिन किरदार उनका हो सकता है? ज़ाहिर शाह शराजी की जानिब ये लेकर जाऊँगी सवाल और उनका टेक रह गया था इस पर। जी शाह साहब। जी बिल्कुल, जैसे आपने डिस्कस कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का क्या फ्यूचर रहा, मेरे ख्याल से देखें शायद इस इलेक्शन से पहले चीजें बहुत सारी विजिबली नजर आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो PMLN के प्रेसिडेंट हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के। दूसरा, बिल्कुल ये बात ठीक है कि इलेक्शन से पहले देखिए एक छोटी सी चीज हम देखें, 18 महीने अगर मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वजीर आजम थे तो वो क्यों नहीं आए पाकिस्तान, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेशक ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब का स्टांस अपनी जगह पे कि शायद वो इन तमाम मामलों के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे और अदालत से उनको रिलीफ भी मिली, लेकिन मैं नहीं समझता था कि कभी वो दोबारा पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं कभी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। ये मेरी जाती राय, हो सकता है कोई इत्तेफाक ना करे, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया कि एक तो अपने तमाम केसेस माफ करवाए, दोबारा उन्होंने आके अपनी लेगेसी ट्रांसफर की मरीम नवाज को और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, जो है वो पंजाब के सूबे का बल्कि नॉमिनेट किया कि वो हो सकता है चीफ मिनिस्टर भी बन जाए। इसके बाद देखिए जो हालात हैं, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने सेंस कर लिया कि जो इलेक्शन रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, तैयारी तो उनकी वजारत उज़्मा के लिए थी। जब उन्होंने जलसे शुरू किए तो बहुत सारी जगहों पे वो बैक ट्रैक हो गए, तो ये एक बड़ा सवाल था। दूसरा देखिए अब एक्सेप्टेंस कितनी है, एक तो ये भी जैसे इनके अभी लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं कि
बयानिया जो है वो नवाज शरीफ साहब का हम आगे लेके नहीं जा सकते। तो कौन सा बयानिया था, वो पहले वाला या जो अभी वाला बयानिया है? और बहुत सारे लोग ये भी एतराज करें कि शायद नवाज शरीफ साहब ने जो अपना बयानिया वोट की इज्जत वाला बदला तो उसकी वजह से भी उनको लॉस हो रहा है। तीसरा देखिए जो अहम नुकता है वो है इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की शक्ल में, और इस वक्त तहरीक इंसाफ को रिलेटेड लोग चाहे वो पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते, वो मेरे ख्याल में एक स्टफ रेजिस्टेंस देंगे। और इस दफा जो मेरी जाती राय है, तहरीक इंसाफ शायद पार्लिमानी सियासत खेलने के बिल्कुल मूड में है। खान साहब या उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने गलतियों से सीखा है, और जो पोटेंशियली जिन्होंने नॉमिनेट किया है प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए उमर अयूब साहब को, लेकिन ये बड़ा एक सराहा जा रहा है जो है वो एग्जैक्टली, और ये फ्यूचर में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है बड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, आपका इस पर टेक आ चुका है। और जिस तरह से अभी हम मामला देख रहे हैं हुकूमत साजी की जानिब तमाम सूबों में जिसकी हुकूमत बनती है, इसी तरह से जो वज़रा आला के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है और उनके जो नामजद वज़ीर आला के नाम सामने आए हमारे सामने, फरियाल तालपुर साहिबा, मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह के नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। अब सवाल ये है कि सिंध जो मसाइल में घिरा हुआ है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्टेशन तक कोई एक शोबा भी सही नहीं दिखाई देता, वहाँ अगले वज़ीर आला के लिए इनमें से कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा? ये सवाल है कि लगारी साहब की जाने बढ़ूंगी। लगारी साहब कौन होगा इनमें जो इन सारे मसाइल को ठीक कर सकता है, हल कर सकता है? भारत पीपल्स पार्टी खुद फैसला करेगी कि किसको बनाना चाहिए, लेकिन तब्दीली जो है वो मुझे मुनासिब नहीं लगेगी, इसलिए कि अब तक की कारकर्दगी की वजह से ये 3 जो टर्म हैं वो मुराद अली शाह एक टर्म के बीच में आ गए थे, यानी कि कैम अली शाह कुछ अरसा रहे, उसके बाद मुराद अली शाह आ गए। उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो मुराद अली शाह रहे हैं जी। और मुराद अली शाह के दौर से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मुराद अली शाह की ज़ात से किसी किस्म के कोई करप्शन का कोई वाक़या नहीं है, और उनके डिलीवरी का कोई इशू नहीं है। ये हमारा मीडिया का एक जनरल एक परसेप्शन है। बाकी सूबों के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में और पंजाब के बारे में, सराइकी बेल्ट के बारे में हमारे मीडिया को हर तरफ जो है हरियाली हरियाली नज़र आती है, हर तरफ खुशहाली नज़र आती है, सिंध बर्बाद नज़र आता है। लेकिन सिंध में बहुत कुछ डिलीवर हुआ है जो वहाँ पर देखा जा सकता है, जिस तरह से सिंध में बहुत चीज़ें आगे गई हैं, और वो शायद हमारे मीडिया को नज़र नहीं आता और उस तरफ देखते भी नहीं हैं। मेरे ख्याल में मुराद अली शाह एक ठीक इंतखाब है, और अगर तब्दील करना पड़े उन्हें तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि नासिर शाह को ही लिया जाए। फैमिली की तरफ जो है वो अगर ना जाए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं वो नुकसान दे सकती है। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक है। इत्तेशाम साहब आपका इस पर क्या टेक है? एक बात अगर इजाज़त दें, अभी नवाज साहब की बात हो रही थी तो मैं देख रहा था मामला कि हमारे दोस्त नुसरत जवेद साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने दावा किया अपने प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और चीख के कह रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं इसकी तरफ जो आपने नाम लिया। मेरा ख्याल है लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इन पे वाकई कोई करप्शन का दाग नहीं है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमेशा हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जब भी उनको आना पड़ा किसी कमेटी की मीटिंग में या सूबों के हवाले से जो मीटिंग होती थी उसमें उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही थी। इस हवाले से तो मैं लगता है कि बेहतरीन चॉइस उन्हीं की है, लेकिन शायद कोई चाह रहा हो कि जी तब्दीली कर दी जाए। तो मेरा ख्याल अगर तब्दीली की भी गई तो मुझे लगता है कि फिर नासिर शाह नहीं, वो फरियाल तालपुर का नाम आएगा, उनका नाम आया तो कुछ तो क्योंकि इम्कानात हो सकते हैं उनको लाने के, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश होगी जरदारी साहब की जरदारी साहब की कि जिस बाकी PMLN में लोग अपने आप को लोगों को नवाजते हैं, तो मैंने तो अभी तो ये काम किया ही नहीं है। उनके साहबजादे अभी तक आप देख लें फॉरेन मिनिस्टर बने थे पिछली हुकूमत में, बड़ी ख्वाहिश की थी उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो हो सकता है कि इस हवाले से, और कहा भी जाता है कि जब वो कोई बड़े ओहदे पे फरियाल तालपुर साहिबा नहीं भी होती तो आमना वो कहते हैं कि बहुत सारे मामलात में ना वो चीज़ों को डील कर रही होती हैं, और शायद उनका एक सियासी तौर पे बड़ा रोल भी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं कि उनके बड़े करीब हैं, और शायद हो सकता है कि वो भी चाहें कि वो हो जाए। लेकिन लगारी साहब की बात में बड़ा वज़न है कि अगर आपने वाकई एक तकड़ा प्राइम मिनिस्टर अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है तो मेरा ख्याल है मुराद अली शाह से अच्छी चॉइस हो नहीं सकती। अब नाम तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जी फिर माजी का बैगेज दे के कौन चलेगा। करप्शन की कहानियाँ तो आपने देखा आए दिन आती हैं। कराची के बारे में सिंध बिल्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो कहते हैं 70% से ज़्यादा जितनी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं वो इस अदारे ने की हैं, पैसे लेके किए हैं, लोगों के नाम आते हैं। तो मेरा ख्याल है मुराद अली शाह अप्रोप्रिएट है। शाह साहब आप भी एग्री करते हैं हमारे दीगर पैनलिस्ट से?
मैं कुछ लगारी साहब क्योंकि बड़ी गहरी नजर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और सिंध की सियासत पे, और वो हमारे उस्ताद भी हैं, मैं उनसे किसी हद तक जरूर करूंगा कि मुराद अली शाह साहब कंटिन्यू करें, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी जो फेस ऑफ टेक्निकल चीज नजर आ रही है, शायद इस दफा मेरी राय ये एक तब्दीली हो सकती है। वो ये है कि मेरे ख्याल से PMLN एक कार्ड खेल रही है कि खातून चीफ मिनिस्टर, तो उस सूरत में सिंध के अंदर फरियाल तारपुर साहब को शायद मौका दिया जाए, और एक लिहाज से इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस के ऊपर अगर सिंध का सूबा भी एक खातून वज़ीर आला होगी और पंजाब के सूबे की भी खातून वज़ीर आला होगी, क्योंकि बाद लोग तो मशवरा ये भी दे रहे थे कि शायद जो तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए था कि वो KP के अंदर अभी किसी खातून वज़ीर आला को नॉमिनेट कर देते, लेकिन कोई इलेक्शन जीता नहीं है। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं है कि जो डायनेस्टी है, जो हिरार्की है हमारे यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स की, वो अभी तक बिल्कुल बरकरार है, और कोई सियासतदान ये नहीं चाहता है कि बड़े ओहदे उसकी जमात से निकल कर कहीं और जाए। बेशक आप फेस वैल्यू पे किसी को भी रखेंगे, अगर आप ANP की बात करें तो उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर अपना रिश्तेदार चुना था, आप अगर JUIF की बात करेंगे तो वो भी की लीडर्स पे अपने लोगों को चाहते हैं। PMLN तो आपको पता है कि उनकी एक फैमिली जो है वो किचन कैबिनेट होती है और हमेशा उसी के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जहां तक वाकई अगर उस वक्त पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं था बिलावल साहब, पिछले साल शायद इतना ज्यादा वो सेंटर में उनको चाहते थे, तो इस दफा मेरी जाती राय ये कि हो सकता है फरियाल तारपुर साहिबा इस वजह से सिंध की वज़ीर आला बने कि पंजाब में भी एक खातून वज़ीर आला है, ये एक फैक्टर हो सकता है। बाकी देखें अगर बैक ट्रैक पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से निजाम तो पार्टी का सरबराह चलाता है, और लिटरली जो लोग मैटर करते हैं, जो पार्टी को रन करते हैं, बाकी अगर आप किसी नुमाइंदे को या किसी पॉलिटिकल वर्कर को आगे लेके आते हैं, लेकिन ही हैज टू फॉलो द चेयरमैन एंड द को चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी फेस पे कौन रहता है, लेकिन ये जो फैक्टर है शायद इस दफा ये तब्दीली हो सकती है। सही। असद निज़ामी साहब, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रही है कि वाकई इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ चेंज लाने, और चेंज वही होगा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जाने भी जाया जाएगा? देखिए जी, जहाँ तक तो ये वाली बात है कि फरियाल तारपुर साहिबा को इस वजह से शायद ये ओहदा दे दिया जाए क्योंकि पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास एक चीज़ है जो किसी सियासी पार्टी के पास दे डोंट हैव इन देयर बेल्ट, कि ये वो पार्टी है जिन्होंने पहली खातून वज़ीर आज़म ही बना दी थी पीपल्स पार्टी की तरफ से शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सूरत में। तो वो वाला चीज़ जो है वो शायद उनको इतना नहीं हो भी सकता है कि वो चाह रहे हों कि जी के 2 CMs जो हों वो ख़वातीन हों, बड़ी अच्छी बात है वो तो। उसके साथ साथ मुराद अली शाह साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक लिहाज से बेहतर है। बाकी जो कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब का सिंध इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी एक रोल रहा है और दीगर और चीज़ों में भी काफ़ी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन असल में सवाल पैदा होता है कि सिंध के बारे में करना क्या है पीपल्स पार्टी ने। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का तो एक वाज़ेह स्टांस नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ की सियासत जो है वो की जाए और पंजाब के अंदर थोड़ी पेनिट्रेशन की जाए। उस सूरत में अगर बिलावल भुट्टो साहब खुद सिंध के अंदर एक मेन इंटरेस्ट लेते हैं फिर तो मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो मिलती है और वो बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि वो इकट्ठे हैं उस लिहाज से। अगर तो एक चेंज आना है इस सारी चीज़ के अंदर तो मेरे तो ख्याल में नासिर हुसैन शाह साहब भी ठीक हैं उस लिहाज से। अच्छा। और उनका क्योंकि एक जो एक्सपीरियंस है इस सारी चीज़ के अंदर है और वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली CMशिप के अंदर ज़्यादा ख़ास तौर पे सिंध जैसे जगह में आपको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बहुत प्रूवन हिमसेल्फ, तो आई थिंक वो ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं और आगे जाके शायद यही हमें नज़र है कि उन्हीं को बनाया जाए और बरकरार रखा जाए। ऑल राइट, आप सबका इस पर टेक आ चुका है और अगला जो हमारा सिचुएशन पर बात करने जा रहे हैं मुल्की मसाइल में इस वक्त सबसे आज जो हम देख रहे हैं इकॉनमी वो बड़ी अपसेट रही है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजाते हुए एनर्जी के जायद प्राइसेस के पेश नज़र बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज बंद होने का खदशा जाहिर किया है, जिससे मुल्क में बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 11 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान देख रहे हैं और निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि एप्टमा ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तो इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये कि नई हुकूमत के लिए अवाम को ख़राब मुआशी हालात से निकालना कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा चैलेंज है ये सवाल लेके लगारी साहब से मैं आगाज़ करूँगी। कल लगारी साहब का नुक्ता भी रह गया था, तो जी लगारी साहब आज आप खुल के बोले। नहीं, अब मेरे ख्याल में एहतशामुल हक साहब के होते हुए वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ
और मैं पहले बोलूँ, चूँकि मैशत के तो हमारे यहाँ पिछला 40-50 साल का उनका तजर्बा है और मेरे ख्याल में बेहतर वो करते थे। मैं मेरा वक्त भी उन्हें दें ताकि वो जो है इस बारे में बहुत बेहतर गुफ्तगू कर पॉइंट सबको ही आएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ आगाज आज मैं वही कहता हूँ कि पाकिस्तान की मैशत की हालत जो है जी वो ऐसी नहीं है कि वो हमारी जो शाह खर्चियों को अफोर्ड कर सके, हमारे ये जो लाडलेपन है उनको अफोर्ड कर सके। हमारी ये सारी सूरत हाल जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से 3-4 साल से सूरत हाल बहुत ख़राब है। आदाद शुमार कैसे थे मुझे नहीं मालूम है, जो बताए गए थे कि जी PTI के दौर में आदाद शुमार ठीक थे, हो गए ठीक, लेकिन आवाम की हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी तारीख में कभी भी नहीं रही है। और उस वक्त मैं ये कह रहा था कि याहिया खान के बाद सबसे बदतरीन अगर हुकूमत हो सकती है तो वो वही थी, लेकिन उस हुकूमत में ने कुछ नहीं डिलीवर किया। फिर बाद के 16 महीने में तो सोने पर सुहागा था। अब ये आ रहे हैं तो इनके सामने बहुत बड़े मसाइल खड़े हुए हैं, मसाइल के पहाड़ खड़े हुए हैं जो इन्हें सर करने हैं। अब जो सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते, जो मुआशी इस्तेकाम नहीं चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान को क्या दे सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सियासी लोगों को कुर्बानी देनी होगी। और मेरे सामने इस वक्त जो है यहाँ पर वो ख्वाजा साद रफ़ीक का एक उनका एक जो है वो सोशल मीडिया का एक मौक़िफ़ रखा हुआ है कि जनाब ज़्यादा बेहतर होगा कि तमाम जमातें मिलकर एक कौमी हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरह से वो अगर बहरान से निकलते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन बहरहाल हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो होगा वो मुआशियत में इस्तेकाम और जुग़राफियाई तौर पर हमें मुस्तहकम रहना है, इसलिए कि दुश्मन हमारी कमज़ोरी की ताक में होगा कहीं भी हो। और दुश्मन हमारे अंदर भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर दुश्मन नहीं होते, वो भी हैं, लेकिन हमें मुल्क को बतौर मुमलिकत के सलामत रखना है, साथ रखना है और हमें मईशत को बेहतर करना है। इस चॉइस के साथ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है एहतशाम साहब, आपका टेक सारे सिचुएशन को देखते हुए क्या करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं लगारी साहब, ये तो चैलेंज ही नहीं है, बड़ा अपहिल टास्क है। और जो एक्सटर्नल लेवल पे जो बातें हो रही हैं, अल जज़ीरा की आप रिपोर्ट देखें तो मैंडेट थीफ के नाम से उन्होंने पाकिस्तान के ये इंतखाब का नाम लिया। इकोनॉमिस्ट ने भी इसी तरह मिली जुली बातें की हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का भी स्टेटमेंट इसी हवाले से बड़ा सख्त आया। वाइट हाउस का थोड़ा सा ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम नई हुकूमत के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो चलें ठीक है, बाहर के फंड की बात है, इंटरनली तो हमने नहीं समझ आती ये बात कि ये कैसे चलाएंगे। देखें अभी थोड़े दिनों में मामला जब साफ़ हो जाएगा कि 29 से पहले आपने इजलास बुला के सारी चीज़ें तय करनी है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाएगा। अगला लम्हा मेरा ख्याल है तो ज़्यादा लग रहा है चांसेस कि हुकूमत बनेगी इन्हीं की अपना पीपल्स पार्टी PMLN की, और सारा ओनर्स PMLN पे होगा। तो कोई लगता ही नहीं है दूर दूर तक। देखें पहला मरहला तो ये है कि वो IMF की क्लियरेंस लेना। वो कहते हैं कि क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी IMF अगर देगा तो सारी दुनिया आपकी मामला तय करेगी और इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सारे लोग आएंगे आपके साथ, अदरवाइज नहीं आएंगे। और ये जो अभी आपने जिक्र किया, इतनी कड़ी शराइत हैं कि उन्होंने बांध के रख दिया है, तो कोई वजह नहीं है कि पहली तो बात है कि नई हुकूमत जिस तरह पुरानी हुकूमत 16 माह की कोई लोगों को रिलीफ नहीं दे सकी, मुश्किलात ही पैदा करके गई है, तो आने वाले दिनों में इतनी खौफात होंगी कि मुझे तो डर लग रहा है कि अभी ये खबर ये भी है कि जी आप जो मिडिल क्लास के लोग जो गाड़ी रखते थे वो भी भूल जाएंगे। यानी 24% उस पर जनरल सेल टैक्स की बात हो रही है 1400 सीसी गाड़ियों के ऊपर, सबसे कम 1000 और 1400 सीसी की गाड़ियाँ होती हैं। चलें इसको भी आप लोग भूल जाएंगे। लोगों ने तो अपने बिजली के बिल अपने ख़वातीन ने अपने जेवर बेच के पिछले इसी दौर में केयर टेकर के दौर में दिए थे, जब एकदम से 25,000 से लोगों के 95 और 85,000 बिल आए, उसी रफ्तार से बिल भी आ रहे हैं। और गैस बिजली है नहीं है। असल मसला ये है कि इंडस्ट्री को गैस बिजली मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली। इंडस्ट्री का पहिया हमना लिटरली बैठ गया है। अभी आप देख लें 150 से ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री पिछले 6 महीने में बंद हुई है टेक्सटाइल की, जो सबसे ज़्यादा आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते हैं। अगर वो ये रो रहे हैं कि जी हमें अगर तजीही बुनियादों पे गैस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता। और पर कल की खबर बड़ी खौफनाक है कि हमारे कराची बेस्ड जो हमारे बिजनेसमैन है वो अपना काम शिफ्ट कर रहे हैं कारोबार दुबई में। तो मेरा ख्याल आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो तो ये देखेगी कि रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे कितना बोझ डालना है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने असद निज़ामी कि जो आने वाली हुकूमत है, ख़ास तौर पे जो हम एक PDM का देख रहे हैं कि उनके मुमकिन चांसेस हैं कि वही आएंगे, तो उनमें ये पोटेंशल है कि वो आके इन ख़राब जो हमारे मुआशी हालात हैं उसको कुछ ठीक कर सकें, आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। देखें जी, सबसे पहले तो आपने जिक्र किया ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का, तो इस मुल्क में एक रियलिटी जो है हमें फेस करनी पड़ेगी कि एक तो ये कि आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपने टेन्योर पूरा नहीं किया, दूसरा
एप्टमा जो है वो कभी खुश नहीं हो सकती, वो किसी भी गवर्नमेंट से खुश नहीं हो सकती, ना पहले हुई है ना आज तक हुई, तो उनकी बात अपनी जगह रही। आगे अगर आप आ जाएँ कि मईशी मसाइल क्या हैं तो वो तो बहुत संगीन है। अभी कुछ दिन पहले ही IMF की तरफ से ये आया था कि जो हमारी आखिरी ट्रांच है 1.1 बिलियन की, वो सिर्फ नई हुकूमत को दी जाएगी। अब जाहिर है उन्होंने भी देखा होगा इलेक्शंस के दौरान क्या चीज़ें हो रही थी, इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा था हमारे इलेक्शंस की, वो उनके जहन में होंगी। अब नई गवर्नमेंट बनती है, बहुत अहम है कि ये गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट किस किस्म की बनाते हैं और उसके अंदर अपनी फाइनेंस डिवीज़न किसको देते हैं। अगर तो देखें जी PTM वाला ही सूरत हाल रही और साग डार साहब जो हैं उन्होंने ही आना है, तो ये एक बुरा सेंटिमेंट जाएगा आई थिंक इंटरनेशनली, और IMF के इर्द गिर्द ही ये सारी चीज़ें चलेंगी। सो उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि फाइनेंस के अंदर वो किसको लाते हैं, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। दूसरा, अगर आप सिर्फ चले जाएँ गैस के ऊपर से, तो 15 फरवरी को जो है मतलब आज के दिन ही जो है वो उन्होंने ये चीज़ बता देनी है कि गैस प्राइसेस जो है रिवाइज होंगी और उनके अंदर कितना इजाफा होगा, होना शुरू हो गया। उसके अलावा गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। आगे चले जाएं जी, गर्मियों का जब मौसम आएगा तो उसके अंदर हमेशा होता है, इस दफ़ा ज़्यादा होगा कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारा कुछ जो है ये देखना पड़ेगा। बाकी जो जिन पार्टीज का अपने अपने सारी सिचुएशन को देखना पड़ेगा, लेकिन मंशूर हमने देखा कि वो तो आते ही हैं इस तरह के इलेक्शन कैंपेन में जो कि अनरियलिस्टिक बाद में साबित होते हैं। शाह साहब, अभी क्या करना पड़ेगा ये पार्टीज़ को, किस तरह से ये करेंगे जो अभी सिचुएशन है, IMF के भी आगे अब नई किस्त आने वाली है, किस तरह से देखेंगे? देखिए, बार बार 2-3 चीजें डिस्कस करते हैं एहतशाम साहब, जैसे लगारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उनका एक बड़ी नजर है। इस वक्त देखिए आपके एक्सपोर्ट्स टारगेट क्या है और अगले साल तक कितने होंगे, पीछे कितना है। दूसरा, आपकी इंडस्ट्री जितनी डिफॉल्ट कर रही है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, आपके जो है वो इम्पोर्ट जो टारगेट है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू आपके एक्सपोर्ट्स के। दूसरा, जो आपका फोकस है वो कहाँ रहेगा। एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है आपके पास, क्योंकि आगे अब गर्मी आएगी, गर्मी के अंदर आपको बिजली के शॉर्टफॉल होंगे और मसाइल होंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग चीज होगी इंडस्ट्री के लिए। और इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी इस बात के ऊपर चीजों को पुकार भी कर रहे हैं। दूसरा जो एक बड़ा अहम इशू है वो आपके सिस्टम को रन करने के लिए आपके पास क्या है। आपके पास कोई इतने महासिल हैं, आपके पास कोई इतना रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, या आप दोबारा जाएंगे वर्ल्ड बैंक और IMF के पास, और IMF के पास तो आप जा रहे हैं। दूसरा, गर्दिशी आपके जो कर्जे हैं उनको कंट्रोल ना किया जाए। और दूसरा, साथ साथ आपकी जो अपनी जाती खर्ची और अयाशियां हैं, मेरे साथ में पाकिस्तान के अंदर सियासतदान सिर्फ स्टेट के पैसे के ऊपर और अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर अयाशियां करने के लिए आते हैं। आपके ख्याल से ये कौन सी खिदमत करेंगे जब इनके पास पैसे नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज इस वक्त होगा वो आपको सिस्टम रन करने के लिए जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आएंगे। क्या आप फिर जाएंगे सऊदी अरब के पास, आप फिर जाएंगे UAE के पास, आप क्या फिर भीख मांगने जाएंगे, या आपने अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है। अब आपको एक बहुत बड़ा एक इतिहास अपनी इकोनॉमिक बिल्कुल आप सर क्विकली कर लें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड। एक जुमला ऐड करूंगा, इसहाक डार साहब को नहीं बनाएंगे। इसहाक डार ने शहबाज साहब के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं है। जब IMF का मामला खराब हो गया था, आपको याद है स्विट्जरलैंड में जाके IMF से मुज़ाकरात MD से करके उन्होंने चीज़ें ठीक की थी। लिहाजा लगता नहीं है कि शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो अब इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। सही है, क्योंकि अभी जो 16 माह का जो तजुर्बा था एक PDM का, उसमें अभी हमें दिखाई दे रहा है कि आगे वही सिचुएशन कुछ बनने जा रही है। और उसमें हमने देखा था कि खासी तनकीद पाई जा रही थी इसहाक डार साहब के रोल को लेकर, क्योंकि जो बड़े बड़े बुलंदो बांग उन्होंने दावे किए थे लंदन में जब यहाँ आने लगे थे, तो वो पूरे नहीं हो सके थे। तमाम अपने पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।